आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है इथिक्स और कल्चर के अंतर्गत है। सबसे पहला आता है मूल्य से क्या आशय है, मूल्य क्या है इसकी परिभाषा बताना है। तो मूल्य क्या है, इसमें दर्शन शास्त्र में कोई भी आज भी तक से एक मत नहीं हो पाए हैं। लेकिन जैसे जैसे वह अधिकाधिक सीखता जाता है, मतलब जीवन पर्यंत व्यक्ति जो क्या करता है, सीखते जाता है तथा उसके अनुभवों में निरंतर अभिवृद्धि होते रहती है। जैसे जैसे वह अधिकाधिक सीखता जाता है तथा परिपक्व होता जाता है, वैसे वह अनुभवों को प्राप्त करता है जो उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ये निर्देशक जीवन को दिशा प्रदान करते हैं और इन्हें ही मूल्य कहा जाता है। जैसे जैसे लोग जो है अनुभव उनको बढ़ता जाता है, वैसे भी क्या कहा जाता है, वो जो दिशा प्रदान करता है उसको मूल्य कहा जाता है। व्यवहार के निर्देशक के रूप में अनुभवों को विकसित करने, परिपक्व होने के साथ साथ विकसित तथा परिपक्व होते हैं। जैसे जैसे व्यवहार होता है, जैसे जैसे व्यवहार बढ़ते जाता है, वैसे वैसे अनुभव विकास होते रहता है और वही अनुभव क्या होता है, फिर परिपक्व होते रहता है। उसी के साथ जो है ये जो मूल्य का जो है विकास होते रहता है। मूल्य किसी वस्तु या स्थिति का गुण है जो समालोचना तथा वरीयता को प्रकट करता है। यह एक अच्छा आदर्श है जिसे पूरा करने के लिए व्यक्ति जीता है तथा आजीवन प्रयास करता है। आगे है मनोवैज्ञानिक अर्थ। मूल्य का मनोवैज्ञानिक अर्थ देखते हैं, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है उसको मूल्य कहा जाता है। जैविक अर्थ देखते हैं, उस मूल्य वस्तु या क्रिया की विशेषता है, वह मूल्य उस वस्तु या क्रिया की विशेषता है जो हमारे जीवन की सुरक्षा और अभिवृद्धि में सहायता करता है। जो जीवन की सुरक्षा और वृद्धि में सहायता करता है उसको क्या कहा जाता है, मूल्य कहा जाता है। नीति शास्त्र के संबंध से देखते हैं, ये वस्तुएं तथा क्रियाएं मूल्यवान होती हैं जो हमारी आत्मा को पूर्णता प्रदान करने में सहायक होती हैं। आगे आता है दार्शनिक अर्थ देखते हैं, मूल्य किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित नहीं होते बल्कि किसी विचार या दृष्टिकोण से संबंधित होते हैं। अतः जो चीज़ किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है वह चीज़ उसके लिए मूल्यवान बन जाती है और यही फिर क्या है, मूल्य है। सही है। आगे आता है मूल्यों की परिभाषा। मूल्य की अगर परिभाषा हम देखते हैं तो आल्पोर्ट क्या बोलते हैं, आल्पोर्ट नाम के एक वैज्ञानिक है, वो कहते हैं व्यक्ति की रुचि का सापेक्षिक महत्व तथा अथवा व्यक्तित्व की प्रबल इच्छा मूल्य कहलाता है। मुखर्जी कहते हैं, R.K. मुखर्जी, मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत वे प्रेरणाएं तथा लक्ष्य हैं जो अनुकूलन, सीखने तथा समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के भीतर स्थित होकर उसकी प्राथमिकताओं, स्तरों तथा आकांक्षाओं का रूप धारण कर लेते हैं। पार्कर जी क्या कहते हैं, पार्कर जी कहते हैं मूल्य पूर्णतः मन के साथ संबंधित है। इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य है। जिससे वे इच्छा पूरी होती है वह केवल साधन है। मूल्य का संबंध हमेशा अनुभव से होता है, किसी वस्तु के साथ नहीं। पैरी कहते हैं कोई भी लक्ष्य तब मूल्य बन जाता है जब उसे कोई रुचि लेता है। जब कोई भी लक्ष्य, टारगेट क्या बन जाता है, मूल्य बन जाता है जिसमें जब उसमें कोई रुचि लेता है। जैसे कोई भी चीज़ तब निराश बन जाती है, निशाना बन जाता है जब उस पर कोई निशाना लगाता है। ठीक। आगे आते हैं मूल्य की प्राकृतिक विवेचना करना है कि मूल्य क्या क्या चीज़ है, मूल्य की प्रकृति कैसी होती है। जब हम मूल्य की प्रकृति देखते हैं तो इसमें 10 पॉइंट हमको मिलेगा। फटाफट देखते हैं। तो मूल्य की प्रकृति, मूल्य की उपयुक्त परिभाषाओं के द्वारा उसके सिद्धांतों से मूल्य का अर्थ तथा उसकी प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्या क्या है। पहला, मूल्य मानव जीवन के लक्ष्यों के साथ संबंधित है। हमारे आचरण हमारे मूल्यों द्वारा प्रेरित होते हैं। हमारे जैसे मूल्य होंगे वैसे हमारा आचरण होगा। मूल्य हमारे प्रयासों को निर्देशित करते हैं जो ठीक, न्यायोचित और है। इसके संबंध में मूल्य भावनाओं, रुचियों, दृष्टिकोणों तथा विचारों तथा प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी चीज़ के पोषण की प्रक्रिया मूल्य है। मतलब जो व्यक्ति न्याय को मूल्य देता है वह उसकी तलाश में पर्याप्त शक्ति लगाएगा। व्यक्तित्व तथा अव्यक्तित्व तत्वों की अंतरक्रिया का सहयोगात्मक परिणाम मूल्य है। मूल्य का अपना महत्व है। एक अच्छा व्यक्ति ही अच्छी वस्तुओं को देख और पहचान सकता है। मतलब एक अच्छा व्यक्ति ही वस्तुओं को अच्छा देख सकता है, पहचान सकता है। मूल्यों का निर्माण एवं संरक्षण मनुष्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन है। मूल्यों का जितना अधिक महत्व होगा और जितना अधिक ध्यान रखा जाएगा उतना बेहतर समाज बनेगा। मूल्यों में व्यक्तिगत निष्ठता, वस्तुनिष्ठता, मूर्त एवं अमूर्त, लचीलापन आदि विशेषताएं होती है। परिपूर्णता, आत्मानुभूति, संतुष्टि, विकास, सत्यनिष्ठा आदि मूल्यों के लक्ष्य हैं। मतलब मूल्यों का लक्ष्य क्या है, परिपूर्णता, आत्मानुभूति, संतुष्टि, विकास, सत्यनिष्ठा, ये सब मूल्य है और इसी को क्या कहा जाता है, मूल्य कहा जाता है। और ये मूल्य का अर्थ यही है कि इसी को आपको पुष्ट करते जाना है। आगे आता है मूल्य उन्मुख शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि मूल्य उन्मुख, मूल्य आधारित शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य है। तो मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य, जैसे हम
देखते हैं तो यहाँ पर सन 1985 में शिक्षा में सुधार के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया जो चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन के नाम से विख्यात है। इस दस्तावेज में मूल्य उन्मुख शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। पहला है व्यक्तित्व का शारीरिक बौद्धिक और सौंदर्यात्मक विकास। दूसरा है वैज्ञानिक स्वभाव और लोकतंत्रात्मक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण। उपस्थित स्थितियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास का विकास। आगे आता है भौतिक, सामाजिक, तकनीकी, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रति जागृति उत्पन्न करना। श्रम की भव्यता के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना। धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता। देश की एकता एवं प्रतिष्ठा के समर्पण की भावना का विकास तथा देश के विकास को सुदृढ़ करना। ये मूल्य उन्मुख शिक्षा का सब क्या है, उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय विवेक का विकास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बुनियादी मानवीय मूल्यों जैसे प्रेम, सत्यता, अहिंसा, सह अस्तित्व, सहयोग, आलोचनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि के विकास पर बल दिया गया है। तो ये सब क्या है, मूल्य उन्मुख शिक्षा का उद्देश्य है। तो मूल्य उन्मुख शिक्षा शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्य का विकास करना, लोकतांत्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, ऐसा आत्मविश्वास डेवलप करना, भौतिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, श्रम की भव्यता को स्थापित करना, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध होना 6 नंबर का है। 7 नंबर का है देश की एकता, प्रतिष्ठा को समर्पण भाव से उसका विकास करना और राष्ट्रीय विवेक का विकास करना। ये 8 पॉइंट में है। 11 नंबर का क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन है मूल्य उन्मुख शिक्षा के उद्देश्य। आगे आता है मानवतावाद से क्या आशा है। मानवतावाद देखना है कि मानवतावाद क्या चीज़ है। ऐसा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे बनाता है। मानवतावाद की बुनियाद। मूल्य उन्मुख शिक्षा तथा मानवतावाद की बुनियाद है। मूल्य उन्मुख शिक्षा क्या है, मानवतावाद की बुनियाद है। यह शांति, सद्भावना, भ्रातृत्व एवं विश्व संगठन के विकास में सहायक सिद्ध होती है। मूल्य उन्मुख शिक्षा के अभाव के कारण भ्रष्टाचार, शोषण, हिंसा तथा घृणा का विकास हुआ है। मूल्य उन्मुख शिक्षा के अभाव के व्यक्ति आत्मविहीन तथा ईश्वर के विमुख होता जाता रहा है। अराजकता का बोलबाला है। मूल्य उन्मुख शिक्षा से इन बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। इसी से जियो और जीने दो की नीति का उत्साहित विकास किया जा सकता है। यह नीति ही मानवतावाद का सच्चा आधार है। मूल्य उन्मुख शिक्षा घृणा को प्रेम, स्वार्थ को आत्मत्याग तथा हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि मूल्य उन्मुख शिक्षा सत्य, शिव, सुंदर तथा विश्वास में विश्वास उत्पन्न कर विश्व में सुख, संतोष, आनंद का वातावरण पैदा कर सकती है। आगे आता है नैतिक भावना। नैतिक भावना क्या है, नैतिक भावना से आप क्या समझते हैं। कर्मों के नैतिक निर्णय के बाद कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मतलब कर्मों के नैतिक निर्णय के बाद कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कर्मों को अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित विचारने के बाद जो रागात्मक भावना उत्पन्न होती है उसे नैतिक भावना कहते हैं। किसी वस्तु के सुंदर तथा असुंदर निर्णय करने पर जो भावना उत्पन्न होती है उसे सौंदर्य संबंधी भावना कहते हैं। किसी वस्तु के ज्ञान प्राप्त करने पर जो भावना उत्पन्न होती है उसे ज्ञान संबंधी भावना कहते हैं। इसी प्रकार किसी कर्म के उचित अनुचित निर्णय करने पर जो भावना उत्पन्न होती है उसे नैतिक भावना कहते हैं। जीवन के 3 आदर्शों सत्य, शिवम, सुंदरम के प्रति 3 प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं जो एक दूसरे से पृथक है। पहला है नैतिक भावना। नैतिक भावना में नैतिक आदर्श या सर्वोच्च शुभ के प्रति श्रद्धा की भावना रहती है तथा कर्म के उचित निर्णय पर संतोष की भावना तथा अनुचित निर्णय करने पर असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। संतोष की भावनाएं प्रशंसा, आनंद आदि में तथा असंतोष की भावनाएं लज्जा, पश्चाताप, निंदा आदि में व्यक्त होते हैं। आगे का क्वेश्चन है नैतिक भावना की विशेषता का वर्णन कीजिए। बताना है कि नैतिक भावना है, नैतिक भावना की क्या क्या विशेषता है। आगे आता है नैतिक भावना की विशेषता। पहला है नैतिक भावना निस्वार्थ होती है। एकदम सही, नैतिक भावना निस्वार्थ होती है। ऐसी भावनाएं किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं होती। आगे आता है दूसरी भावनाएं है नैतिक भावनाएं व्यावहारिक होती है। वे हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। ये हमें अच्छे कर्म करने की प्रवृत्ति करती है तथा बुरे कर्मों से दूर रहने की देती है। नैतिक भावनाएं नियामक होती
होती है। पहला है निस्वार्थ होती है, व्यवहारिक होती है, नियामक होती है। नैतिक नियम में दायित्व की भावना रहती है, उचित कर्म को करना तथा अनुचित को नहीं करना तो हम अपना कर्तव्य समझते हैं। नैतिक भावनाएं हमें अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करती है। नैतिक भावनाएं मुख्यतः सामाजिक होती है, ये चौथा नंबर का है। नैतिक भावनाएं मुख्यतः सामाजिक होती हैं। नैतिक क्रियाएं समाज में रहने वाले मनुष्यों की क्रियाएं हैं। समाज में ही नैतिकता का प्रश्न उठता है, अतः नैतिक भावना में सामाजिक चेतना भी रहती है। आगे तक मन की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। मन की अवधारणा क्या है इसको अब बताना है। आगे क्वेश्चन है मन की अवधारणा। चलिए आगे देखते हैं। मन की अवधारणा। मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान दो शब्दों से बना है, मन तथा विज्ञान के मेल से बना है। अंग्रेजी में साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द साइके तथा लोजोस शब्द से बना है। साइके का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ होता है गहन अध्ययन, अर्थात मनोविज्ञान में आत्मा या मन का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंदर किया जाता था। आत्मा के अध्ययन विषय के रूप में अध्ययन करने वालों में प्राचीन दार्शनिक अरस्तु तथा प्लेटो के नाम प्रमुख हैं। आगे चलकर लॉक, डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे मन का विज्ञान माना। उनका मानना था कि मनोविज्ञान का अध्ययन विषय मन होना चाहिए, किंतु मन का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में भी मनोविज्ञान की अधिक दिनों तक नहीं स्वीकारा गया। आत्मा तथा मन दोनों को ही वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं माना जा सकता। आत्मा या मन ऐसे विषय हैं जिन्हें ना तो देखा जा सकता है और न ही इनके बारे में कोई सबूत दिया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनोविज्ञान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। निरंतर चल रहे अध्ययनों के प्रयासों से मनोविज्ञानिकों ने इसे चेतना का विज्ञान माना है। तो मन की अवधारणा जब आएगा तो मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है और ये मन और विज्ञान से बना है, ऐसा हम बता सकते हैं। इसमें मन की वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाता है। आगे आता है संस्कृति क्या है और संस्कृति की परिभाषा दीजिए। तो मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं सर्वोत्तम विचार एवं ज्ञान संस्कृति है। सर्वोत्तम ज्ञान एवं विचार क्या है? संस्कृति है, एवं वह संस्कृति में जीवन विधियाँ, आदतें, व्यवहार, वाणी का स्वर, साहित्य, समुदाय को आनंद देने वाली वस्तुएं, शब्द, विचार आदि सम्मिलित करते हैं। व्यापक दृष्टिकोण से मैथ्यू आर्नल्ड संस्कृति को माधुर्य और प्रकाश मानते हैं। मतलब मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कहा है, संस्कृति क्या है? विधियाँ हैं, आदतें हैं, व्यवहार है, वाणी का स्वर है, साहित्य है, समुदाय को आनंद देने वाली वस्तुएं हैं, शब्द है, विचार है, आदि सबको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये मैथ्यू आर्नल्ड की परिभाषा है। आगे तो ओटेवे कहते हैं कि समाज की संस्कृति का अर्थ है समाज की संपूर्ण जीवन विधि। समाज की संपूर्ण जीवन विधि को क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। आगे आता है टाइलर के अनुसार क्या कहा गया है? सी टाइलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक आदर्श, नियम, प्रथाएं और समाज के सदस्यों के रूप में अर्जित कोई भी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है। आगे आता है संस्कृति के तत्व की विवेचना करना है। अब संस्कृति के तत्व क्या चीज़ है हम बताते हैं। आगे आता है संस्कृति के तत्व आ जाएगा सामूहिक व्यवहार प्रतिमान। संस्कृति में कई सामूहिक व्यवहार आता है, जैसे लोकरीतियाँ आता है, मान्यताएं आता है, प्रथाएं आता है, परंपराएं आता है, नियम आता है, रुचियाँ आता है, रूढ़ियाँ आता है, पौराणिक कथा आता है, फैशन आता है, मिथ आता है। ये सब क्या आ जाएगा? संस्कृति के तत्व आ जाएगा, सामूहिक व्यवहार प्रतिमान है ये। दूसरा आता है साहित्य तथा उसकी शाखाएं भी संस्कृति के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत नाटक, काव्य, गद्य, कहानी आएगा। आगे आता है कला और उसके विभिन्न क्षेत्र के अंतर्गत संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, फोटोग्राफी, भवन निर्माण, ये सब जो है संस्कृति के अंतर्गत आएगा। आगे आता है धर्म की अगर हम बात करते हैं, जैसे पूजा, धार्मिक रस्में, बलिदान, सामूहिक पूजा, ये सब किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति के तत्व के धर्म के अंतर्गत आते हैं। आगे आता है नीति ये संस्कृति के तत्व के अंतर्गत आता है, जिसमें नैतिक एवं सच्चरित्र कहानियाँ, मनुष्य के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, ये सब इसमें नीति के अंतर्गत आती है। आगे आता है छठा है
शिक्षा और मनोरंजन संस्थाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्कूल, सिनेमा, नाट्यशाला, क्लब, ये सब जो है किसके अंतर्गत है? तत्व के अंतर्गत, शिक्षा एवं मनोरंजन की संस्थाएं के अंतर्गत आता है। ये भी संस्कृति का एक हिस्सा है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएं, ये जितने भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएं ये भी संस्कृति के तत्व के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग ये भी संस्कृति के तत्व के अंतर्गत आते हैं। आगे आते हैं संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। जब संस्कृति की हम विशेषता देखते हैं, संस्कृति की क्या क्या विशेषता है आपको बताना है। संस्कृति के गुण है, पहला ये सीखा हुआ गुण है। संस्कृति जो है सीखा हुआ गुण है। संस्कृति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करके इसको सीखा जाता है। और इसमें संस्कृति एक ऐसा गुण है जिसको सीखा जाता है, जन्मजात नहीं होता। वैसे ही हस्तांतरित गुण देखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक इसको सीखा जाता है। आगे आता है सामाजिक गुण। सामाजिक गुण की जब बात करते हैं, संस्कृति मनुष्य की सामाजिक विरासत है। समाज में दूर रहकर मनुष्य संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता। संस्कृति में समाज की आशाएं सम्मिलित होती हैं। आगे आता है आदर्शवादी गुण। संस्कृति आदर्शवादी होती है। यह मानव व्यवहार के आदर्शों पर आधारित होती है। समाज को यह आदर्श मान्य होते हैं। इनके अनुकूल आचरण से व्यक्ति को प्रशंसा तथा प्रतिकूल आचरण से निंदा प्राप्त होती है। आगे आता है संतुष्टि गुण। संस्कृति में क्या होता है? संतुष्टि गुण होता है। संस्कृति मनुष्य की सामाजिक एवं नैतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। सामाजिक आदतें संस्कृति का आवश्यक अंग होती है। ऐसी आदतें का निर्माण किया जाता है जो मनुष्य की कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। इन आवश्यकताओं को संतुष्ट किए बिना संस्कृति का अस्तित्व नहीं रहता। आगे आता है संस्कृति मनुष्य की प्रत्यावर्तित आवश्यकताओं को भी पूरी करती है। पुनः उत्पत्ति की आवश्यकता, बच्चों के लालन पालन की आवश्यकता, मृतक शरीर को ठिकाने लगाने की आवश्यकता आदि आवश्यकताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति द्वारा ही पूरी की जाती है। इस प्रकार संस्कृति व्यक्तियों की स्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने का निश्चित मार्ग बताती है। अनुकूलन का गुण। संस्कृति में अनुकूलन का गुण होता है। संस्कृति अनुकूलन का गुण होता है। प्रत्येक संस्कृति अपने वातावरण के बाहर के गुणों को अपनाने का प्रयास करती है। जो दो संस्कृतियों का आपस में संबंध हो जाता है जो इसके अनुकूलन के गुण की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ये 12 प्रश्न हैं। ये 12 प्रश्न इथिक्स और कल्चर के अंतर्गत शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने धन्यवाद।